नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, अल्बर्ट आइंस्टीन, एंटोनी लेवोजियर या फिर आर्किमिडीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। उन्होंने 1865 में वंशानुक्रम के 3 नियम खोजे थे, जिन्हें मेंडल के नियम कहा जाता है। मेंडल के इन वंशानुक्रम नियमों में प्रभाव, अलगाव और स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक को जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रकीय परिवर्तन के विकास की अवस्था अर्थात अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है। बात करें जीनोमिक्स की, तो हमारी कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए, आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। जीनोम में एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की क्षमता होती है। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मंत्री को छोड़कर शेष किसी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। 2. हाल ही में राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार नाम से एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने इस गैर सरकारी विधेयक को पेश किया, अतः कथन 2 सही है। किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है और मंत्री को छोड़कर शेष किसी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। 2. इसके लिए नोडल मंत्रालय मिशन जल शक्ति मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका मकसद 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसका नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, इसलिए कथन 2 सही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग का संबंध किससे है? चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। होम रूल लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की थी, अतः विकल्प सी सही है। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ये लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ गरम दल का हिस्सा थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कोस्टल क्लीनअप कैंपेन किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा देशव्यापी तटीय सफाई अभियान यानी कोस्टल क्लीनअप कैंपेन पर चर्चा की गई। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक इस कैंपेन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा को साफ करना है, साथ ही व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करना है।
अभियान के 3 अंतर्निहित लक्ष्य हैं। जिम्मेदारी से उपभोग करें, घर पर कचरे को अलग करें और जिम्मेदारी से निपटान करें। इस साल 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पर समुद्र तट सफाई कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा। हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह में यह दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का मुख्य संरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बीते दिनों राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा सुर्खियों में रहा है। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण यानी LSA अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMWY को लॉन्च किया गया था 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2017। हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के 5 साल पूरे हुए हैं। इसे 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं। बता दें कि PMWY को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2017। अगला प्रश्न है, डिजीवाणी का संबंध किससे है? ग्रामीण महिला उद्यमी की सहायता से, आकाशवाणी का एक नया कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों से या फिर स्कूली शिक्षा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण महिला उद्यमी की सहायता से। हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजीवाणी कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसका मकसद महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना है। डिजीवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेगी। इसके जरिए वे कारोबार को बढ़ाने में मदद के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण महिला उद्यमी की सहायता से। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? लेह, लद्दाख, जम्मू या फिर नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। हाल ही में भारतीय सेना ने नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक तक एक मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है। इसका आयोजन वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कारगिल युद्ध स्मारक द्रास, लद्दाख में स्थित है। इसे द्रास मेमोरियल यानी द्रास वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, IUCN की रेड लिस्ट में जायंट पांडा को किस श्रेणी में रखा गया है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्नरेबल। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के यानी ओल्डेस्ट नर जायंट पांडा की हांगकांग के एक चिड़ियाघर में मौत हो गई। IUCN की रेड लिस्ट में जायंट पांडा को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इन्हें साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। यह 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF गठन के बाद से इसका प्रतीक रहा है। वहीं रेड पांडा को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्नरेबल। अंतिम प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI किसी देश के किस खाते का हिस्सा होता है? चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी खाता। बीते दिनों देश के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट गई है।
इसका एक प्रमुख कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा पूंजी का आउटफ्लो है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एफपीआई के उदाहरणों में स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर शामिल हैं। एफपीआई किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी खाता। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आईआईटी कानपुर ने किसके सहयोग से निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या फिर आर्थिक कार्य विभाग? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।